हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 30 जनवरी के न्यूज़ डिस्कशन में। तो आज के जो प्रमुख आर्टिकल हैं उनमें पहला आर्टिकल है NBS-02 उपग्रह को लेकर। तो NBS-2 उपग्रह क्या है इसे देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये इसरो का 100वां मिशन है। तो इसरो ने अभी तक 99 मिशन लॉन्च किए थे। तो अब 100वां चूंकि है तो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा इसे जानते हैं। तो NBS क्या है और दूसरा उपग्रह क्या है। तो हुआ क्या था कि सन 2000 के आसपास तक भारत क्या था, जीपीएस पे निर्भर था। जीपीएस मतलब अमेरिका का है। ऐसे ही रसिया का होता था ग्लासको ग्लोसनास करके, तो GLONASS ग्लोसनास करके इनका हुआ करता था। यूरोप का गैलीलियो हुआ करता था। तो हम इन पे निर्भर हुआ करते थे। अब हुआ क्या, भारत ने सोचा उस टाइम सन 2000 के आसपास कि क्यों ना भारत का एक डेवलप करें ऐसा ही जीपीएस सिस्टम। तो सन 2006 में क्या आया, भारत का IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 7 सैटेलाइट हुआ करते थे। अब इन 60 सैटेलाइटों को अब चूंकि अपडेट किया जा रहा है तो दूसरी सैटेलाइट को प्रतिस्थापित किया गया। मतलब इससे पहले 23 में हमने उन 7 में से एक को हटा के एक नई सैटेलाइट लॉन्च की थी। और अब कौन सी सैटेलाइट गई है, 2 सैटेलाइट गई गई है। अब इनका काम क्या था, वही नेविगेशन करना कि आसपास सैटेलाइट जैसे जीपीएस चलाते हैं तो जीपीएस में लोकेशन पता चलती है, वही काम है इसका। तो ये जो सैटेलाइट जो भेजी गई है, प्रक्षेपण यान कौन सा है, जो 2023 वाला था, पहली सैटेलाइट वो गई थी GSLV मार्क 2 से। और ये गई है जो GSLV F-15 से। GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष तक ले जाता है। तो ये देखा हमने। तो नाविक जो उपग्रह है, यह पुरानी नाविक जो IRNSS का 1E है, उसे प्रतिस्थापित करेगा, मतलब दूसरी सैटेलाइट की ये जगह ले लेगा। तो ये अब क्या हो जाएगा, नाविक के साथ ही नेविगेशन में 9वां उपग्रह हो जाएगा। क्योंकि 7 तो पुराने वाले और 2 ये नए वाले, तो अब कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। तो ये देखा हमने। अब थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं इसरो की और लॉन्च वाला। तो हुआ क्या था कि इसरो की तो वैसे स्थापना हुई थी 1969 में, मतलब प्रोसेस तो 62 से ही चल रही थी। पर इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसी टाइम तो बैंकिंग सिस्टम में भी तो सुधार हुए थे। तो बैंक वाला भी इसी टाइम हुआ था, तो 69 में था। और किसके संदर्भ में, मतलब कौन व्यक्ति था जो प्रमुख उस टाइम, तो विक्रम साराभाई हुआ करते थे। तो एक तो ये याद रखना, 1969 और विक्रम साराभाई हुआ करते थे। और इस समय इंदिरा गांधी ही हुआ करती थी प्रधानमंत्री। तो ये देखा। अब इसरो ने जो अपना पर पहला लॉन्च किया था वो 10 साल के बाद किया था 79 में। SLV-3 था जो पहला लॉन्च किया था। पर ये थोड़ा मतलब आधा सफल था, ज्यादा सफलता इसे नहीं मिली थी। फिर फर्स्ट जो पहला सक्सेसफुल इसरो का लॉन्च हुआ था वो था 1980 में। SLV-3 का ही E2 एक उपग्रह था, उसका नाम दिया गया रोहिणी। तो 1980 में जो रोहिणी था वो पहला सफल उपग्रह था इसरो का, जो स्थापना के 11वीं वर्ष इस भेजा गया था। अब जो नाभिक है वो करता क्या है, जैसे ये भारत है, ये इसरो का ही मैप है, इसरो की इमेज है ये। तो भारत है, भारत के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर इधर उधर तक पूरे एरिया की मैपिंग हो, ज्योग्राफी हो, सारी फोटो वगैरह लेने का काम करता है यही नाभिक, इंडिया के आसपास के क्षेत्र में। तो ऐसी 7 सैटेलाइट हैं जैसे ऊपर दिख रही हैं, ये सारे समय क्या करते हैं, आसपास की गतिविधि लेते हैं। जैसे अगर हमें पाकिस्तान की भी फोटो लेनी हो, उस एरिया में देखना हो, तो हम यूज कर सकते हैं इसे। तो ये है। अब यहाँ पे बात आती है 3 सैटेलाइट की, 3 तरीके की। कि मतलब जो ऑर्बिट होते हैं, जो सैटेलाइटें भेजी जाती है, 3 ऑर्बिट में जाती हैं। एक होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, और एक होता है सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, तो SSO करके। तो इन्हें हम समझते हैं पहले। तो इन्हें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले लेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को, जिसे नाम दिया जाता है GEO। क्या है जियो स्टेशनरी, तो एक समझते हैं ये लालटेन वाला बंदर से। तो क्या हुआ, एक लालटेन समझ लो इसे। तो एक सैटेलाइट हम ऐसी जगह पे लटका देंगे, जैसे लालटेन लटका दी जाती है, वो कहीं से भी दिखती है, दूर से दिखेगी उसकी लाइट। वैसे ही एक सैटेलाइट हम लेंगे और वो ऐसी जगह पे लटका देंगे जहां से साफ वो दिखेगी। तो होगा क्या, ये स्थिति होती है 36,000 किलोमीटर, मतलब सबसे ऊपर। तो एक ऐसी सैटेलाइट जो ऊपर लटका दी जाएगी 36,000 किलोमीटर पे, और वो सीधे देख सकते हैं पृथ्वी से।
उसे क्या है हर टाइम देख सकते हैं। अब होता क्या है इसी सैटेलाइट से जो नेट और टीवी चलते हैं वो इसी सैटेलाइट से चल रहे टीवी वगैरह। तो ये पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है, इसलिए हमेशा इसे नाम दिया गया जियो स्टेशनरी। पृथ्वी से देखोगे तो हमेशा उसी जगह देखेगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है उसी के साथ साथ ये भी घूम रहा है। तो ये 36,000 जो किलोमीटर की होती है वो कौन सा होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो हमने जीईओ देखा। अब जैसे उदाहरण के रूप में जियो की सैटेलाइट है, अब इसे याद कर लो कि जियो की सैटेलाइट है तो जियो का जो डिश आता है, नेट आता है, एकदम फिक्स रहता है, हिलता नहीं है। तो ये भी सैटेलाइट के 36,000 किलोमीटर पर टंगी हुई है लालटेन की तरह, वहां से लगातार सिग्नल देती है। मौसम में भी तो हमें लगातार, चाहे मौसम कितना भी खराब हो, पता चल जाता है जो इनसेट सैटेलाइट होती है उनसे कि तूफान कहाँ पहुंचा है, कहाँ चीजें, तो वो इनसेट सैटेलाइट से मिलती है, क्योंकि ये सैटेलाइट कैसी है, स्थिर है। तो हमने क्या जाना, जियो स्टेशनरी की जो ऑर्बिट है वो कैसा स्थिर है। चूंकि ये एक जगह है तो पृथ्वी से आराम से इसे पृथ्वी से देख सकते हैं। इसे देखने का मतलब अगर देखा जाए इसे तो ये आराम से दिख जाएगा। तो ये देखा हमने, तो पृथ्वी के साथ साथ ये घूमने लगते हैं। तो हमें अगर पृथ्वी से देखेगा ये कैसा दिखेगा, ठहरा दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, ये भी सैटेलाइट घूमेगी। अगला है लो अर्थ ऑर्बिट, नाम ही है। अब हम लो पे आ जाएंगे, नीचे की तरफ थोड़ा। तो इसे गिलहरी से याद करते हैं, कैसे कि मान लो कि ये जो गिलहरी है बार बार आ जाती, तो ये 90 मिनट में पृथ्वी के चक्कर लगा देते कि एकदम कूद के दिख जाएगा थोड़ी देर के लिए, और एक चक्कर लगेगा आराम से। तो क्या हो, 90 मिनट में मतलब तेजी से चक्कर लगा दिया जाएगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट हम कैसे याद रखेंगे, गिलहरी की तरह से वो तेज है, एकदम चक्कर लग जाएगा। तो ये 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है लो अर्थ ऑर्बिट। तो जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे जैसे अभी सुनीता विलियम भी हैं और ये लोग रहते हैं, तो आईएसएस है वो इसी दूरी पे होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में। और जो स्टारलिंक है, इलॉन मस्क की जितनी भी सैटेलाइट है वो सब इसी के आसपास होती हैं, यही लो अर्थ ऑर्बिट में। तो हमने पहला देखा था वो लालटेन वाले एग्जाम्पल से जो जियो स्टेशनरी था, दूसरा लो अर्थ ऑर्बिट है। ये चूंकि 90 मिनट में कर देता है तो हम याद रखेंगे गिलहरी से 90 मिनट में जल्दी से ये पार कर देता है, मतलब चक्कर लगा देता है, क्योंकि पास में है तो पृथ्वी के पास में ये आराम से चक्कर लगा देगा। उसके बाद है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो तीसरा ऑर्बिट पड़ा था, एसएसओ। सन सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ, ये उल्लू से समझते हैं। जैसे उल्लू समय के मतलब रोशनी और अंधेरे में एक टाइम ही तो देखता है, वैसे ये सैटेलाइट होती है सन सिंक्रोनस, नाम ही है सन। तो सन जब जब आएगा तभी ये उस एरिया में दिखेंगी, जब मतलब धूप होगी। तो ये वाला एरिया, तो ये क्या है, जैसे ये ध्रुवों के आसपास ये ऐसे सैटेलाइट घूमेंगी ऊपर से नीचे तक। अब ध्रुवों से, अब मान लो जैसे ही भारत में जब दिन होगा उसी टाइम ये भारत से गुजर रही होंगी और भारत के आसपास की फोटो ले लेंगी, पूरे एरिया की जो जो फोटो लेनी। अब इनमें जैसे कार्टोसैट एक भारत का उपग्रह है, ये गूगल मैप्स जो हम यूज करते हैं उसमें भी यूज होता है। तो कार्टासैट आ सकता है, स्पाई सैटेलाइट होती है जो दुश्मन के जैसे फोटो वगैरह लेनी हो, तो ये कैसी सैटेलाइट होती है, सन सिंक्रोनस। जहां जहां सन जाएगा उसी के साथ साथ ये चलती रहेंगी। तो ये है, तो ये देखा हमने सन के साथ साथ, तो इन्हें ऐसे ही याद कर लेते, मॉर्निंग वॉक पे जैसे लोग जाते हैं सूर्य निकलते ही, वैसे ही है सन सिंक्रोनस वाला देखा हमने। अब इन तीनों में अंतर क्या है, तो जीईओ देखा तो हमने पहला वो 36,000 किलोमीटर पे होता है, सबसे ऊपर था, पृथ्वी की रफ्तार से ही चलता है। जो टीवी और नेट आ रहा था तभी तो स्थिर आ रहा था, जियो का देखा था, तो वो इसी वजह से है। अब लो अर्थ ऑर्बिट आता है जहाँ पे क्या है, आईएसएस और स्टारलिंक जो इलॉन मस्क की सैटेलाइट है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही है, जो 2000 किलोमीटर तक होता है। ये चूंकि गिलहरी की तरह थी तो 90 मिनट में ही ये सुपर फास्ट है, एकदम स्पीड से करते हैं। यहाँ पे हबल टेलीस्कोप भी है। उसके बाद है सन सिंक्रोनस, जो देखा वो सबसे पास है, 600 से 800 किलोमीटर इनकी स्पीड मीडियम होती है। ये केवल फोटोग्राफ और मैपिंग के लिए यूज कर दिए जाते हैं, मतलब जो मैप वगैरह और वो होते हैं वो इसी से हो जाते हैं। तो तीनों को हमने तीन एग्जाम्पल से देखा इस वाले को। अब देखते हैं थोड़ा नाविक के बारे में। तो नाविक भी, तो नाविक को समझते हैं, क्योंकि जो नाविक है वही उसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। जो आईआरएनएसएस की जगह अब कौन सा सिस्टम चल रहा है, नाविक चल रहा है। तो नाविक के बारे में देखते, अब हुआ क्या करता था, जैसे मान लो कि एक मछुआरा है, वो समुद्र में मछली पकड़ने जाता है। दिन में क्या है, घना कोहरा हो जाता है, जीपीएस सिस्टम फेल हो जाता है जो गूगल का। अब क्या हो जाएगा, उसे पता चला कि इंडिया का नाविक तो है ही है, और नाविक अच्छा सिस्टम है क्योंकि इंडिया में ये सबसे बढ़िया देगा। तो लोकेशन सिस्टम भारत का अपना है, तो नाविक व्यक्ति खोल के आराम से समुद्र में हो चाहे कहीं हो, मतलब 1500 किलोमीटर के आसपास तक भारत के एरिया में वो क्या है, कहीं भी लोकेशन को यूज कर सकते हैं हम चारों तरफ। तो ये हमने देखा। अब नाविक में क्या है, नेविगेशन
कॉन्स्टलेशन विद इंडियन जो इंडियन कॉन्स्टलेशन है वो है नाविक। भारत का खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जैसे जीपीएस है गूगल का या अमेरिका का। वैसे ही 7 सैटेलाइटों का भी हमने देखा, और ये 1500 किलोमीटर के आसपास ये रहता है, और ये गूगल मैप्स की तरह काम करता है। अब इसमें जब हम ये पढ़ेंगे तो इसमें जो अभी हमारा NVS-2 गया है, 02 मतलब दूसरी सैटेलाइट गई है, इसमें कुछ नाम आएंगे, जैसे कि एक है नेविगेशन पेलोड, एक रेंजिंग है, और रेंजिंग पेलोड, और L1 L5 और बैंड। तो इन्हें थोड़ा हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो इन्हें अगर समझे तो पहला आता है शब्द एक पेलोड। पेलोड एक बैग की तरह होता है, जैसे अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो लोग बैग लेके जाते हैं, उसमें सामान होगा, तो वैसे ही सैटेलाइट का बैग होता है पेलोड। पेलोड क्या है, सैटेलाइट के साथ एक डब्बा होगा, वो पेलोड होता है, उसी में सारा सैटेलाइट का सामान रखा होता है, मतलब जो सैटेलाइट बनी होती है वो उसी में है। तो ये हो गया पेलोड। उसके बाद है अगला L1 L5 और एस बैंड, ये तीनों नाम उसमें मिले थे। ये फ्रिक्वेंसी के नाम है, जैसे रेडियो होता है, FM रेडियो पे अलग अलग चैनल आते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे, वैसे ये L1 L5 और एस बैंड। तो ये फ्रिक्वेंसी के नाम है, केवल बस इतना याद रखना। जैसे L1 है, अब ये याद नहीं रखना कौन से में क्या क्या है, बस एक बार देख लेना। L1 है, ये जीपीएस की तरह फ्रिक्वेंसी नेविगेशन का देगा, मतलब कौन सी चीज कहाँ पे है। L5 है, ये खास एयरपोर्ट और जंगलों में थोड़ा सटीकता से काम करेगा। उसके बाद एस बैंड है, ये सैटेलाइट के रिसीव करेगा, जो सैटेलाइट से डेटा आया है, मौसम की जानकारी वो रिसीव करेगा, एस वाला रिसीव करेगा। और L1 और L5 क्या करेंगे, वो फ्रिक्वेंसी के साथ काम करते हैं। अब एक तीसरा शब्द था रैंकिंग पेलोड। रैंकिंग पेलोड क्या होता है, ये दूरी को मापने वाला टूल है, ये सिग्नल भेजकर गणना करता है कि आप सैटेलाइट से कितनी दूरी पे है। तो मान लो कोई व्यक्ति पहाड़ पे है, तो पहाड़ वाले एरिया में है, कोई जमीन वाले एरिया में, तो इसे समझ सकते हैं। नाविक के फायदे क्या होंगे, अब हम अमेरिका चाइना पे निर्भर नहीं रहेंगे, सटीकता ज्यादा आ जाएगी, आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़ और ऐसी समस्या आ जाती है, तो हमारा खुद का ये सिस्टम है। तो हमने देखा नाविक, और ये IRNSS का ही ये नया नाम अब क्या हो गया, नाविक, क्योंकि हमने नई सैटेलाइट इसमें करी है। 7 सैटेलाइट हुआ करती थी इसमें। तो ये सारी चीजें अब हमने देख ली। इसमें एक चीज और है, वो है रूबिडियम की परमाणु घड़ी इसमें यूज करी गई है। तो ये पूछा जा सकता है अभी जो पेलोड देख रहे थे वो यही होते हैं, ऐसे डब्बे, ये पेलोड है। अब रूबिडियम की परमाणु घड़ी का क्या मतलब हुआ, तो अब नॉर्मल अगर वॉच, अगर उसके हिसाब से अगर सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो एक सेकंड भी इधर उधर हुआ तो क्या है, सैटेलाइट में गड़बड़ी आ सकती है। अब रूबिडियम जो परमाणु घड़ी होती है उनमें कोई गड़बड़ी नहीं आती, क्योंकि सेकंड की भी लंबाई को मापते हैं, मतलब सेकंड के भी कभी स्तर कर देते हैं, और उसमें नैनो सेकंड में जाके ये मापते हैं, तो इनमें कोई गड़बड़ नहीं हो जाती है। तो हमने रूबिडियम की परमाणु घड़ी यूज करी है इनमें। तो ये देख लिया हमने नाविक का पूरा चीज है। तो ये हो गया। उसके बाद है अन्य देशों के उपग्रह सिस्टम देखें तो अमेरिका का तो जीपीएस है ही है, और उसके बाद है रूस का क्या है, ग्लोनास करके, और चीन का है बेडो, और यूरोपीय संघ का कौन सा है, गैलीलियो। तो गैलीलियो वो वैज्ञानिक हुआ करते थे ना पहले, तो वो है। तो चाइना का बैडो करके है। अब एक अगला आर्टिकल है ब्लू कार्बन के लिए। तो ब्लू कार्बन का मतलब हुआ पानी से ब्लू से। तो ब्लू कार्बन क्या है, तो दुनिया के मैंग्रोव हो चाहे समुद्री घर, अब ये जो दिख रहे हैं पेड़, ये क्या है, मैंग्रोव के पेड़ हैं। तो मैंग्रोव के पेड़ या समुद्री घास हो, समुद्र में जो घास होती है, और नमक दलदल मिलकर ब्लू कार्बन पारिस्थितिक बनाते हैं। अगर पूछ लेगा ब्लू कार्बन क्या है, तो यही मैंग्रोव या समुद्र की घास, मतलब जो पानी से जुड़ी चीजें होती है, और दलदल, ये कहलाते हैं ब्लू कार्बन इकोसिस्टम। तो ये देखा हमने। अब अभी जो पढ़ क्यों रहे हैं इसे, तो यहाँ पे एक सुझाव आया है कि बताया गया है कि मैंग्रोव और जो ये तटीय क्षेत्र की आर्द्र भूमियां हैं, ये उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में, जैसे हम ब्राजील के वन पढ़ते हैं और देशों के, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा जो वन है उनकी तुलना में 10 गुना अधिक कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब ये ज्यादा बेहतर है उष्णकटिबंधीय वनों से। अब कार्बन भंडार देखते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में समान क्षेत्र में 3 से 5 गुना अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। तो ये अच्छी बात है, मतलब एक उष्णकटिबंधीय वन में जितना पेड़ लगेंगे उससे ज्यादा ये मात्रा में जो उन पेड़ों से ज्यादा संग्रहित करके रखते हैं कार्बन को, और ये नीचे डिपॉजिट करते रहते हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये ब्लू कार्बन के बारे में ये चर्चा में था। अब ब्लू कार्बन चर्चा में होती है तो कई सारे और कार्बन होते हैं, जैसे काला, भूरा, नीला और हरा। अब काला कार्बन क्या होता है, जैसे जो काजल होता है, जो जलता है, उसमें जो शुद्ध कार्बन निकलता है, वही जो काजली के रूप में यूज कर लेते हैं, वही होता है काला कार्बन। तो जब भी लकड़ी, ईंधन, बायोफ्यूल कुछ भी जलाएंगे और वो अपूर्ण
दहन होता है तो उसे ही कहते हैं काला कार्बन, ब्लैक कार्बन। उसके बाद भूरा। अब इस काले के साथ साथ एक धुआं और निकल रहा होता है, उसी को कहते हैं भूरा कार्बन, जो होगा ग्रे टाइप का। तो भूरा कार्बन होता है, ये दोनों साथ साथ मिलेंगे। फिर नीला कार्बन क्या हो जाता है, जो अभी हमने पढ़ा, ब्लू तटी वाला क्षेत्र का। और हरा पौधों के बायोमास में प्रकाश संश्लेषण में कैप्चर किया जाता है, मतलब जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तब जो कार्बन कैप्चर किया जाता है, क्योंकि पौधे क्या लेते हैं, CO2, तो उसे ही कहते हैं हरा कार्बन। तो ये हमने देखा। अब एक अगला न्यूज है सब पौधे को लेकर, नाम ही है सब फूल। तो सब फूल का मतलब जो डेथ वाले होते हैं वैसे। तो आर्मोफोरफेसस टाइटेनम। तो जो फैलस करके ये टाइटेनम करके नाम है इस पौधे का। हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में ये खिला था एक दशक के बाद, 10 साल के बाद, और उसी दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी खुला। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक दिन में ही ये दो जगह दुनिया के खिलाता, और वो भी 10 साल के बाद। तो इनमें पता है, मतलब उस वजह से ये और चर्चा में रहता है। तो नाम क्या दिया है, सफूल अमोफोरफेलस टाइटेनम। तो इसका विशेषता इसकी क्या है सब फूल की, क्योंकि ये दुर्गंध इसकी जो निकलती है वो मांस के समान होती है, तो इसे सबका फूल कह देते हैं इस वजह से। और ये असामान्य रूप से खिलता है। तो ये वाला, ये इंडोनेशिया और बरसा वन जहाँ पे होते हैं वहां पे मूल निवासी होता है। तो मैंने सुमात्रा और इंडोनेशिया वाले एरिया का ये मूल निवासी है। तो ये हमने देखा। विशेषता इसकी यहाँ पे जो इसमें जो ऊपर निकला हुआ है ये वाला एरिया, तो इसे ही कहते हैं स्पाइक, या इसे स्पेडिक्स करके कहते हैं। तो स्पेडिक्स होता है ये। उसके बाद है फूल परागण के लिए मृत मांस खाने वाले कीड़ों पर निर्भर होता है। तो कीड़े जो खाने वाले होते हैं वही इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि मृत टाइप का जो दुर्गंध पैदा करता है। तो यही इसके बारे में विशेषता है। अगला है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। तीनों के बारे में पढ़ना है। डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में। विमुक्त खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजाति। अब हुआ क्या करता है, भारत में कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती। कुछ जनजातियां जैसे एसटी में हम पढ़ते आ जाती, पर कुछ ऐसी आज भी हैं जनजातियां जो किसी में नहीं आती हैं। तो हुआ क्या था कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण है एक, और देश भर के जनजातीय जो अनुसंधान संस्था हैं उन सबने मिलकर पहली बार व्यापक रूप से 268 विमुक्त, मतलब डिनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक, विमुक्त, अर्ध खानाबदोश और खानाबदोश जनजातियों का वर्गीकरण किया है। तो पहली बार हुआ इस वजह से चर्चा में। तो 268 ऐसी जातियां हैं जिनका वर्गीकरण पहले नहीं हुआ था, उनका वर्गीकरण किया है। इसमें 179 समुदायों को SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में इन्होंने शामिल करने की भी सिफारिश की है। मतलब ये अभी किसी सूचियों में नहीं आती हैं जनजातियां, क्योंकि इतने जंगल में रहते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई कभी सुविधा ही नहीं ली। तो ST ST में तो तब आएंगे जब सर्टिफिकेट बनेगा और सारी चीजें। तो ये बिल्कुल नोमैडिक है, मतलब डिनोटिफाइड है, क्योंकि नोटिफाई नहीं कभी। तो ये इनमें कम से कम 85 समुदायों को पहली बार वर्गीकरण करने की सिफारिश की गई है। मतलब 85 के बारे में अभी तक कोई कागजात और कुछ नहीं है। तो ये वाली बात है, तो मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने ये किया है। अब इनके बारे में देखते हैं। पहली जाति आती है डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब। नाम ये नोटिफाइड नहीं है, कोई नोटिस ही नहीं है। अब हुआ क्या करता था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, और उस टाइम अंग्रेज हमेशा जूझते रहते थे जनजातियां के क्षेत्र में। जब ये प्रवेश करते थे तो जनजातियां इन पे हमला करती थी अंग्रेजों पे। तो अंग्रेजों का मानना था कि ये जो जनजातियां होती हैं वो मूलतः ही कैसी होती हैं, अपराधी होती हैं। तो मूलतः ये कैसी होती हैं, अपराधी होती हैं, क्योंकि कुछ जनजाति के लोग हुआ करते थे तो वो अटैक वगैरह करते थे। तो उन्होंने सभी जनजातियों को अपराधी बता दिया जो जंगल में रहती थी। तो इसके लिए वो अधिनियम लेके आए थे 1971 का, आपराधिक जनजाति अधिनियम। कब आया था, 1971 में, मतलब 57 के बाद आया था ये। कुछ समुदायों को स्वाभाविक रूप से उन्होंने कह दिया ये तो अपराधी हैं ही है। तो ये तब से हाशिए पर लोग रहते थे, मतलब उन्हें तब से समुदाय में शामिल ही नहीं किया जाता था, क्योंकि अपराधी मान लिया गया। हुआ क्या, जब देश आजाद हो गया उसके बाद 1952 में कह दिया ये तो बात गलत है। तो 1952 में ये चीज को निरस्त कर दिया कि ये अपराधी होते हैं, और उन्हें अनुसूचित समुदाय को विमुक्त कर दिया। अब भी इन्हें नोटिफाई तो नहीं किया, मतलब ST में नहीं डाला, अभी भी विमुक्त कर दिया। तो मतलब केवल अपराधी शब्द हटाया है, बाकी नोटिफाइड अभी भी इन्हें समुदाय के रूप में माना ही नहीं है। तो फिर भी गड़बड़ थी। अब बाद में क्या हुआ, DND जो डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब है, उनकी संस्कृति वगैरह बिल्कुल अलग होती है। तो इन्हीं के लिए ये सब रिसर्च हुई है कि इन्हें समुदाय में दोबारा से शामिल किया जाए। तो ये हमने देखा डी नोटिफाइड वालों का। ये 1871 से ये समस्या चल रही थी, और 1952 से भी उन्होंने अभी भी अनुसूचित इन्हें नहीं किया है।
अगली ट्राइब होती है नोमैडिक, जैसे फोटो में दिख रही है यही होते हैं नोमैडिक लोग। नोमैडिक होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले लोग, जैसे घूमने वाले लोग होते हैं, जैसे राहुल संक्रांतियायन का नाम नाम हम लोग सुनते हैं, तो वो घूमने के लिए जाने जाते थे। तो वैसे ही ये है खाना बदोश जनजाति, नोमैडिक कहलाते हैं अपने आप को। एक से दूसरे एरिया में रहेंगे, पशुपालन, शिकार, संग्रह, व्यापार के लिए जाने जाते हैं। तो केवल इनका मेन क्या होता है, कृषि नहीं करेंगे, घूमेंगे। दूसरा होता है सेमी नोमैडिक, घूमेंगे भी, बस सेमी अर्ध होंगे, मतलब कुछ टाइम कृषि करेंगे और कुछ टाइम क्या रहेंगे, खाना बदोश की तरह, नोमैडिक की तरह इधर उधर घूमेंगे। तो ये दोनों काम करते हैं, तो इन लोगों को क्या कहा जाता है, सेमी नोमैडिक। तो देखो खेती भी कर रहे हैं और निवास भी कर रहे हैं ये लोग। तो ये देखा। अब सरकार के द्वारा इनके लिए उठाए गए कदम क्या है, तो 2019 में सरकार ने इनकी चिंताओं को संबोधित किया था, मतलब इनके लिए प्रयास किए थे। डिनोटिफाइड और नोटिफाइड दोनों के लिए एक बोर्ड बना दिया था, विकास और कल्याण बोर्ड, कब, 2019 में। फिर नीति आयोग ने भी प्रयास किया, और उनके लिए जो डी नोटिफाइड बिल्कुल ही अभी हाशिए पर कुछ समुदाय हैं, उनके लिए 2022 में 200 करोड़ का बजट भी दिया गया था। उसके बाद विमुक्त जो जातियां हैं उनके लिए विशेष संसदीय समिति भी बनाई गई थी। तो काफी प्रयास हो रहे हैं कुछ सालों से इनके लिए। अगला है फेंटानिल के बारे में। तो फेंटानिल क्या होता है, तो जाइला जाइलाजाइन एक है और एक है फेंटानिल। तो हमने आजकल एक दवा सुनते हैं जो जोम्बी ड्रग होती है। ज़ॉम्बी ड्रग का मतलब क्या होती है, जैसे मूवी में होता है ना, ज़ॉम्बी बन जाते हैं इंसान, जिनके दिमाग में क्या होता है, कंट्रोल खो देते हैं। तो वैसे ही ये ज़ाइलाज़ाइन करके एक टैब दवा है, और एक है फेंटानिल। अभी फेंटानिल क्यों चर्चा में चल रही है, ये चाइना से अमेरिका में आती है ड्रग, और अमेरिका में अभी इसे रोक लगाने की बात कही है। तो ये वैसे तो यूज़ होती है पेन रिलीफ के लिए, मतलब जब बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा जब सर्जरी होती है, ऑपरेशन, उस टाइम ये यूज़ करी जाती है। और ये मॉर्फिन जो हम यूज़ करते हैं, मॉर्फिन से 100 गुना, और हेरोइन जो इतनी मतलब शक्तिशाली होती है ड्रग, उससे 50 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो एनाल्जेसिक मतलब बेहोशी के रूप में यूज़ करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इन्हें नशे के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इस पर रोक लगाई जा रही है। तो मेन ये दर्द निवारक है, तो केवल नाम याद रखना है इसका, फेंटानिल, या फिर ये आ सकता है ज़ाइलाज़ाइन करके। तो ये दो दवाएं ऐसी हैं जो ज़ॉम्बी ड्रग के रूप में जानी आती हैं। इस पे अभी अमेरिका रोक लगा रहा है। तो इस वजह से इसे चर्चा में थी। तो ये हमारा आज का 30 तारीख का हुआ करंट अफेयर्स।